हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, रेशनल फंक्शन और अपन ने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चरघातांकीय फलन। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो इनवर्स फंक्शन होता है लॉग का। अपन अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनवर्स फंक्शन ऑफ लॉग या फिर लॉगरिथमिक। ठीक है, सेकंड अपन ये बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का मिरर इमेज होता है y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में। तो देखो, मिरर इमेज ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x वाली जो लाइन होगी उसके रेस्पेक्ट में log x का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखो, अगर अपन इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x के दो ग्राफ मैंने आपको यहां पे बताए थे। देखो, किसके ऊपर डिपेंड करता है, a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। a की वैल्यू क्या होगी, या तो a ग्रेटर देन 1 हो सकता है या फिर a की वैल्यू a लेस देन 1 हो सकता है। मैंने आपको डायरेक्टली याद करने के लिए बोला था कि लॉग ऑफ ax का ग्राफ जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी उस वाले केस में log का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया और ये एक इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बन जाएगा। ऐसे अगर a की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो उस वाले केस में log का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। इट मींस ये वाला जो ग्राफ है वो एक डिक्रीजिंग का ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनेगा। कैसे बन रहा है, क्योंकि x की वैल्यू को इंक्रीज करने से y के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू बन रही है वो ऑलवेज डिक्रीज हो रही है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये तो डिक्रीजिंग का ग्राफ बनेगा और ये इंक्रीजिंग का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखो, y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में आपने इसका मिरर इमेज निकालना है। y इक्वल्स टू x तो क्या बनेगा, एक ओरिजिन से पास आउट होने वाली लाइन बनेगी, ये आपकी y इक्वल्स टू x वाली लाइन हो गई। अगर आपने ये y इक्वल्स टू मैंने बोल दिया लॉग ऑफ ax का ग्राफ है, कब, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax का ग्राफ है जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगी। आपने तो मिरर इमेज निकालना, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो, यहां से अगर मिरर इमेज निकालेंगे, मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे अपन मिरर की बात करते हैं तो जैसा ये वाला ग्राफ मैंने यहां पे बना दिया, ये कोई एलिमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इसका अपन मिरर इमेज लेंगे तो मिरर में वो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अपन ने अगर इसका मिरर इमेज निकालना है तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। देखो, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 90 डिग्री को ऐसे टच करते हुए ऊपर की साइड मूव करेगा। अगर अपन इस वाले पार्ट का मिरर इमेज निकालेंगे तो सिमिलरली ये वाला ग्राफ बन जाएगा, एंड इस वाला पार्ट का निकालेंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब देखो, ये y इक्वल्स टू ax का जो आपने y इक्वल्स टू log ऑफ ax का जो ग्राफ बनाया था, इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x। देखो, ये a रेज़ टू पावर x ये कैसे बना होगा, आगे अपन फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के अंदर अपन इनवर्स फंक्शन निकालना सीखेंगे। इनवर्स फंक्शन अपन कैसे निकालते हैं, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, जैसे मान लो ये आपको दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ ax, ये आपका कोई फंक्शन है, इसका आपने मिरर इमेज फाइंड आउट करना है या फिर इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करते हैं, f ऑफ x को x से रिप्लेस करेंगे। यहां से मैंने f ऑफ x को, देखो आपने क्या किया होगा, आपने ये बोला है कि मिरर इमेज ऑफ log ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाला है। इट मींस आपने क्या किया है, x को y से चेंज किया है और y को x से चेंज किया है। तो देखो, f ऑफ x को अपन अगर फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही तो आपका y के इक्वल रहा होगा। इट मींस आपने इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या किया होगा, f ऑफ x y की वैल्यू को x में रिप्लेस किया एंड x की वैल्यू को y में रिप्लेस कर दिया। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, log ऑफ a बेस y बन जाएगा। अपन यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर x। log की अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 10 जो देखी थी उसमें क्या था, यही तो log की प्रॉपर्टी थी। देखो, log ऑफ ये a बेस x इक्वल्स टू b, अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म होगी वो इसके बेस के पावर में चली जाएगी। तो यहां से आपके पास में x इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर b बन जाएगा। ऐसे मैंने यहां पे किया होगा। देखो, y की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो
ये a की पावर में चला जाएगा। अब देखो यहां से भी आपने दो केस बनाए, यहां से भी अगर आपने दो केस बनाए तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है और a की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। मतलब y इक्वल्स टू a की पावर x का जो ग्राफ बनेगा वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो मिरर इमेज आपका कौन से वाला आएगा, ये वाला मिरर इमेज आएगा। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू a की पावर x का ग्राफ है जब बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर मैं इस वाले ग्राफ का मिरर इमेज निकालना चाहता हूं तो इसका मिरर इमेज भी अपन कैसे निकालेंगे, वही y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाल लेते हैं। देखो ये मैंने कोई एक लाइन बना दी, y इक्वल्स टू x, और आपने इसका मिरर इमेज निकालना है। इसका मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, देखो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज कैसा बनेगा, इस वाले पार्ट का ऐसे बन जाएगा। देखो अपन ये बोल सकते हैं कि ग्राफ जो होगा वो ऐसे डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ जो है वो इस साइड बन रहा है और इसका ग्राफ जस्ट ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो आपने ग्राफ बनाया है y इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x का ग्राफ है, वो कब बना, जब a की वैल्यू लेस देन 1 हुई। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं a की वैल्यू चेंज कर दूंगा, a की वैल्यू अगर मैंने चेंज कर दी, मान लिया कि a इक्वल्स टू क्या है, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट e रख दिया, तो वहां से आपके पास में फंक्शन क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा y इक्वल्स टू e की पावर x और एक आपका बनेगा y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। देखो यहां से आपने दो केस लिए, कौन से दो केस लिए, मान लिया मैंने कि a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू e है, और सेकंड केस ले लिया मैंने a इक्वल्स टू 1 बाई e। अगर आपने a की वैल्यू e रखी तो उस वाले केस में y इक्वल्स टू क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर x बन जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। और अगर आपने y की वैल्यू 1 बाई e रखी तो 1 बाई e की पावर ये आपका x बन जाएगा, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, e की पावर माइनस x बोल सकते हैं। इट मींस y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ बनेगा वो तो एक इंक्रीजिंग वाला फंक्शन बनेगा और y इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ है एक डिक्रीजिंग वाला फंक्शन बनेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, y इक्वल्स टू e की पावर x एंड y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। ये डिक्रीजिंग का ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। देखो इसके अंदर क्वेश्चन आपको ग्राफिकली क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ग्राफिकली क्वेश्चन कैसे पूछता है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, अपन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालेंगे, एक दो क्वेश्चन अपन करेंगे। हो सकता है कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको इनइक्वालिटी के केस में दे दिया, तो इनइक्वालिटी के केस में भी इनइक्वालिटी उसके बेस के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, अगर बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और अगर बेस की वैल्यू लेस देन 0 हुई, लेस देन 1 हुई तो उस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब उसकी पावर को अपन रिमूव करते हैं। देखो एग्जांपल से आपको ये वाली चीजें क्लियर होंगी, तो अपन एक एग्जांपल यहां पे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, लॉग ऑफ log of 1 by 3 base x minus root of 3 into root of log of 1 by 3 into x plus 2 equals to 0। इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब यही है कि यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन में अपन इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो ये तो आपका एक कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बन गया, तो यहां से इसको अपन सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, देखो अगर मैं बात करता हूं आपकी यहां से x की, तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे रूट ऑफ लॉग 1 बाई 3 बेस x था, तो मैं क्या करता हूं, इस वाली फॉर्म को भी, इस वाली इक्वेशन को भी इस वाली फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ log 1 by 3 बेस x का होल पावर 2 माइनस 3 इंटू रूट ऑफ log 1 by 3 बेस x प्लस 2 इक्वल्स टू ये आपका 0 बन जाएगा। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन बन रही है, ये रूट ऑफ log 1 by 3 बेस x के अंदर क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो अपन इसको लेट एज्यूम कर लेते हैं, अपन लेट रूट ऑफ
log 1/3 बेस x इक्वल्स टू t। इसको मैंने t पुट कर दिया। देखो t पुट करने से क्या फायदा हो रहा है, आपको डायरेक्टली आइडिया लग गया कि ये वाली इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सारे मेथड है। तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या बन रहा है, देखो एक तो बन रहा है t माइनस 1 और एक बनेगा t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से t की वैल्यू आ गई आपके पास में 1 एंड 2। देखो कई बार ऑप्शन के अंदर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यही दे रखा होगा कि 1 एंड 2, या फिर ओनली 1 दे रखा होगा, ओनली 2 दे रखा होगा, नन ऑफ दीज दे रखा होगा। लेकिन ये तो आपका डायरेक्टली आंसर नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में डायरेक्टली आंसर 1,2 ही दे देते हैं। लेकिन जो 1,2 आया है वो किसका रिजल्ट आया है, t की वैल्यू आई है, ना कि x की वैल्यू। क्योंकि देखो आपको इक्वेशन दे रखी है, इट मींस यहां से आपने x की ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, t की वैल्यू को 1 और 2 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहां से देखो आपके पास में क्या बन रहा है, रूट ऑफ log 1/3 बेस x इक्वल्स टू, एक तो 1 बन जाएगा, एंड रूट ऑफ log 1/3 बेस x इक्वल्स टू ये 2 बन जाएगा। दोनों से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आपने यहां से सॉल्यूशन तो निकाल लिया, अब हो सकता है कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या फिर नहीं करे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले रूट के अंदर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन जब अपन ने पढ़ा था तो ये वाली कंडीशन लगाई थी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, रूट के अंदर की वैल्यू, तो ये आपका बनेगा log ऑफ 1/3 बेस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी, log का इनपुट भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि log को डिफाइन करने की अपन ने 3 कंडीशन देखी थी। फर्स्ट वाली तो बेस ग्रेटर देन 0, इनपुट ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहां पे देखो बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, बिल्कुल सही है, बेस नॉट इक्वल्स टू 1 बिल्कुल सही है, एंड इनपुट की वैल्यू आपको पता नहीं है, x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड 0 भी हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस log को भी डिफाइन करना पड़ेगा। log को डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। अब देखो जो आपका यहां से सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इन दोनों कंडीशन से अपन क्या करते हैं, एक फाइनली रिजल्ट निकालते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या रिजल्ट दे रहा होगा। देखो ये x ग्रेटर देन 0 आ गया, और अगर मैं यहां से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी, लेस देन इक्वल्स टू। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि जब लो की इनइक्वालिटी को अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए बेस को चेक करना पड़ेगा। अगर बेस की वैल्यू लेस देन 1 बनती है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, एंड ग्रेटर देन 1 होगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देखो यहां से 1/3 बन रहा है, अगर 1/3 बन रहा है तो लेस देन 1 रहा होगा, अगर लेस देन 1 है तो उस वाले केस में आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो मैंने यहां से क्या किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके 1/3 की पावर 0, तो यहां से x लेस देन इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, एंड सेकंड क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इन दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों का, तो देखो वो आपका क्या बनेगा, इन दोनों कंबाइंड सॉल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to 1। देखो ये जो आपका रिजल्ट आया ये आपका आंसर नहीं बना अभी तक, ये तो आपने कंडीशन लगाई है कि इस इक्वेशन को जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे जो आपका आंसर बनेगा वो इस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं, अगर हो सकता है कि दोनों ही सॉल्यूशन इस इंटरवल के अंदर लाई करे, हो सकता है कि एक भी नहीं करे। तो यहां से देखो अगर अपन x की वैल्यू निकालते हैं तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो x इक्वल्स टू आपका बनेगा log ऑफ 1/3 बेस x इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। एंड अगर अपन यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म होगी वो इसकी पावर में चली जाएगी, बेस की पावर में चली जाएगी। तो 1/3 की पावर ये 1, ये इक्वल्स टू क्या बन रहा है आपका 1/3 बन रहा है। ऐसे अपन यहां से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो log ऑफ 1/3 बेस x इक्वल्स टू कितना बनेगा 4 बन गया। वापिस अगर अपन यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो 1/3 की पावर ये 4, तो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 9 × 9 1/8
81 ऐसे बन जाएगा। तो देखो आपके पास में x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1/3 बन रहा है और एक है 1/81 बन रहा है। तो ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। देखो दोनों वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इट मींस ये दोनों ही आपके सॉल्यूशन रहे होंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, या 1/3 एंड 1/81। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। अरे बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब भी अपन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन अपन ने कर दिया। डिफाइन करने का काम क्या है कि जो भी अपन के सॉल्यूशन जो अपन निकालेंगे वो डिफाइन करने वाले इंटरवल के बीच में लाई करने चाहिए। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं अपन, वहां से आपको सब चीजें क्लियर होंगी। इसको नोट करो, किसी को डाउट है पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपन और करते हैं, वहां से आपको और चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस रूट 5 का होल स्क्वायर -3 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस रूट 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वहां पे तो पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करके नहीं दे रखा था, यहां पे तो पहले से ही चेंज करके दे रखा है। तो अपन को देखने से ही आइडिया लग रहा है कि आपको लॉग ऑफ एक्स बेस रूट 5 को टी पुट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां से क्या किया, लेट लॉग ऑफ एक्स बेस रूट 5 इक्वल्स टू टी, या आपने टी पुट कर दिया। तो देखो यहां से 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल्स टू, ये आपका 0 बन जाएगा। अब देखो फैक्टराइज कर दो इसके, अगर फैक्टर पॉसिबल है तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से वापस 2t कॉमन आ गया, एक तो बनेगा t माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन आया तो t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो एक तो बन रहा है t माइनस 1 और एक बनेगा 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू 1 एंड ये आपका 1/2 बन जाएगा। तो देखो यहां से x की वैल्यू t की वैल्यू बनी है 1 एंड 1/2। आपको तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। देखो log ऑफ x बेस रूट 5 को आपने इक्वल्स टू पुट कर देना, एक बार तो 1 के इक्वल और एक बार अपन log ऑफ x रूट 5 को इक्वल्स टू 1/2 के इक्वल पुट कर देंगे। देखो लेकिन अभी तक ये आपका फाइनली आंसर नहीं बना, यहां से आपके पास में सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो इस इक्वेशन को अगर अपन डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए अपन लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग डिफाइन कब होगा, जब लॉग का बेस ग्रेटर देन 0 होगा और ग्रेटर देन बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होगा एंड इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। देखो इनपुट पहले से ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बेस की वैल्यू क्या बननी चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को जो भी आपके सॉल्यूशन आएंगे वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो देखो यहां से अगर अपन x की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से रूट 5 इक्वल्स टू क्या बनेगा, x की पावर 1, तो x इक्वल्स टू आपके पास में क्या बन जाएगा, एक तो रूट 5 बन जाएगा एंड अपन यहां से एक वैल्यू वो निकाल लेते हैं, रूट 5 इक्वल्स टू x की पावर 1/2, तो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 5 एंड रूट 5। आपके पास में दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक तो 5 बनेगा और एक रूट 5 बनेगा। ये दोनों सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखो चेक कर लेते हैं। रूट 5 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, x नॉट इक्वल्स टू 1 बिल्कुल है, तो ये वाला सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। देन x इक्वल्स टू 5 अपन और चेक कर लेते हैं, अगर चेक करेंगे देखो 5 ग्रेटर देन 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, x नॉट इक्वल्स टू 1, 5 नॉट इक्वल्स टू 1 भी बन रहा है। तो यहां से आपके पास में कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन। अगर अपन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन
टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। अब देखो यहां पे कौन कौन सी चीजें काम आ रही हैं। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आ रही है, लॉगरिथमिक फंक्शन काम आ रहा है, लॉग की जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज भी आपको यहां पे अप्लाई करनी पड़ रही है। तो सब चीजें जो अपन ने पीछे पढ़ी हैं, हर एक चैप्टर की चीजें हैं, आगे वाले चैप्टर में यूज होती रहेंगी। तो आपने लेक्चर वाइज पूरा क्वेश्चंस को सोल्व भी करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी लेक्चर लेफ्ट कर दिया तो आगे वाली चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन और करते हैं, इसको नोट करो। एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं अभी। फोर की पावर एक्स, 4 की पावर x माइनस 10 इंटू 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 24। ठीक है, इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखो जो अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, डिफाइन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि e की पावर x y इक्वल्स टू आपको e की पावर x दे रखा है, तो इसका ग्राफ कौन सा बन गया, ये वाला इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बन गया। अगर मैं इसका डोमेन फाइंड आउट करना डोमेन फाइंड आउट करूंगा तो इसका डोमेन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू r। डोमेन का मतलब क्या हुआ, प्रांत, और प्रांत को अपन क्या बोलते हैं, वो x की वो सभी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। इसकी कोई ना कोई y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपका डोमेन बन जाएगा। देखो आपकी यहां पे x की वैल्यू अपन कुछ भी लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में y की कुछ ना कुछ वैल्यू बन रही होगी, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि x के हर एक पॉइंट के लिए y का ग्राफ यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो x बिलोंग्स टू r उसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ठीक, तो यहां से जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो आपको वहां पे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। तो यहां से देखो 4 की पावर x को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर x की होल पावर 2, ऐसे बन जाएगा, माइनस 10 इंटू और 2 की पावर x माइनस 1 को अपन 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। देखो अगर बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट आ रही है तो उन पावर्स को अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और जब पावर की पावर होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि 4 की पावर x को आपने 2 की पावर x का होल पावर 2 कैसे लिख दिया होगा। तो अपन देखो यहां पे चेक करते हैं, 4 की पावर x को आपने ऐसे लिख दिया होगा, 2 की पावर 2 की होल पावर x ऐसा लिख सकते हैं, या फिर देखो आपने तो इसको मल्टीप्लाई तो करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर x करके इसकी होल पावर 2 कर दो, बात तो एक ही है। अरे पावर को अगर अपन इंटरचेंज कर देंगे, ये भी तो अभी 2 की पावर 2x बन रहा होगा और ये भी तो अभी 2 की पावर 2x ही तो बन रहा होगा। ओनली अपन क्वेश्चन को सिंपली करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको मैं 2 की पावर 2 ना लिखे 2 की पावर x लिख के उसकी पावर 2 कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको यहां से ये दिख रहा है कि 2 की पावर x को अगर अपन t पुट कर देंगे तो आपके ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो देखो माइनस का 24 इक्वल्स टू 0 हो गया होगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, लेट 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2, मैं इसको टी पुट कर देता हूं। अब देखो ये आपका बन रहा है टी स्क्वायर माइनस 1/2, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 5t माइनस का 24 इक्वल्स टू 0 ऐसे बन गया। फैक्टराइजेशन कर दो, देखो मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 24, ऐड और माइनस करने से क्या आना चाहिए, माइनस का 5t आना चाहिए। बिल्कुल 8 इंटू 3 बन रहा है, कौन से को प्लस लेना है कौन से को माइनस लेना है, तो यहां से देखो टी स्क्वायर माइनस का 8t और प्लस का 3t माइनस 24 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन मैंने लिया तो t माइनस का 8 बनेगा, प्लस 3 इंटू टी माइनस 8 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो यहां से एक फैक्टर तो बन रहा है आपका t माइनस का 8 और एक फैक्टर बनेगा t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। t की दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो बन रहा है 8 एंड एक बन रहा है माइनस का 3 बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से
यहां से भी बच्चे यही गलती करते हैं कि डायरेक्टली टू सॉल्यूशन बता देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उनमें आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछेगा। तो इतना निकाल के बच्चे बोलेंगे कि ये सोचते हैं दिमाग में कि अगर आपने टी की दो वैल्यूज आ रही हैं और टी को आपने 2 की पावर x के इक्वल पुट किया तो वहां से भी तो x की दो वैल्यू आ रही होंगी, ठीक है, तो डायरेक्टली 2 कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो अपन चेक कर लेते हैं कैसे रॉन्ग होगा। मैंने 2 की पावर x को किसके इक्वल पुट किया, एक तो 8 के इक्वल पुट कर दिया, एंड यहीं पे मैंने 2 की पावर x को -3 के इक्वल पुट किया। देखो 2 की पावर x इक्वल्स टू 8 को अपन 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो x इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा। देखो यहां पे ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और मैंने आपको ये बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू तो ऑलवेज क्या बनती है, पॉजिटिव बनती है। पॉजिटिव क्यों बनती है, देखो इसका ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव y एक्सिस में बन रहा है, हमेशा एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड बन रहा है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या बनेगी, ग्रेटर देन 0 बनेगी। देखो मैंने इक्वल्स टू 0 नहीं लिया है, e की पावर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। e की पावर x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो अपन यहां पे यही बोलेंगे ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास में सॉल्यूशन निकालने के बाद में इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। देखो अगर अपन बात करेंगे तो ये तो आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है और इधर आपकी ये क्या बन रही है कि नेगेटिव वैल्यू है, तो अपन किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू के साथ में तो कंपेयर नहीं कर सकते। इट मींस ये दोनों क्या हो गया, ये वाला सॉल्यूशन तो यहां से कैंसिल आउट ही हो गया, तो अपन इसको हटा देते हैं। तो यही जरूरी है कि फंक्शन डिफाइन करना आपको आना चाहिए। डायरेक्टली आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, वो आपका टारगेट नहीं है, करेक्ट आंसर देना आपका टारगेट है, तो यहां से वाला आंसर रॉन्ग हो गया होगा। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 3, ओनली वन सॉल्यूशन। तो अपन यहां पे बात करते हैं कि सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितने बनेंगे, 1 बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, इस पे नोट करो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। 5 की पावर 2x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर x प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर x, इसको अपन ने सिंप्लीफाई करना है या फिर इसके अपन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ट्राई करो इसको एक बार, कैसे अपन सोचेंगे इसको। देखो ये 5 की पावर 2x बन रहा है, तो 5 की पावर 2x को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 5 की पावर x इसका होल स्क्वायर, 3 की पावर 2x को अपन इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, क्या बनेगा, माइनस 3 की पावर x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया। देखो 2 कॉमन लेने से क्या बनेगा, 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x, ऐसे बन जाएगा। हाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से आपका 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x इक्वल्स टू ये 2 इंटू 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x, ऐसे बन रहा होगा। देखो यहां से एक फैक्टर दोनों से कैंसिल आउट हो रहा है। देखो मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि अपन जब इक्वल्स टू में सेम टर्म आती है तो इसको अपन कैंसिल आउट तभी करते हैं जब वो वाली वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। एक बार मैं वापस आपको यहां पे रिवाइज करवा देता हूं। अपन ने क्या देखा था कि अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू x,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अगर आपको दे रखा है, तो अगर आपको इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो डायरेक्टली बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट कर दिया और एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या बता देते हैं, 1 बता देते हैं। लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, इसको अपन क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 एंड 1, क्योंकि आपको पहले से ये पता नहीं है कि एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है कि नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं होगी उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसको आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो आपको यहां पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, x से नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा। आपको अगर पहले से पता नहीं है तो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो अपन को क्या करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन इसके सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेंगे। दो सॉल्यूशन अपन के यहां से आएंगे। वही वाली बात यहां पे देखो, यहां पे भी एक फैक्टर इस साइड बन रहा था, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम ही फैक्टर बन रहा है। अपन इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 तो नहीं बन रही। देखो अपन ने अभी देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या बनता है, ग्रेटर देन 0। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 प्लस ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो भी क्या बनेगी, ग्रेटर देन 0 तो बनेगी। इट मींस ये वाली जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 कभी भी नहीं बनेगी। अगर कभी भी नहीं बनेगी तो इसको अपन क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से आपके पास में देखो सॉल्यूशन क्या बन रहा है, 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x इक्वल टू 2। अब देखो ये वाली जो कंडीशन बनी है, यहां से आप डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे पावर सेम आ रही है और ये वैल्यू आपने क्या कर दी, डिफरेंट कर दी। तो अपन की जो वैल्यू होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो एक्स की वैल्यू ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। वैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली आइडिया ही लग रहा है कि अगर अपन यहां पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0 इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये तो 1 माइनस 1, अच्छा ये तो नहीं बन रहा, ये 0 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो इस वाले केस में तो ये नहीं बन रहा होगा, मतलब 1 तो 0 तो नहीं बनेगा। अपन एक वैल्यू और चेक करके देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पे x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं, अगर अपन x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या बन रहा है, 5 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, ये इक्वल्स टू आपका क्या बन रहा है, 2 ही तो बन रहा है। इट मींस x इक्वल्स टू 1 जो होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई ना कभी ये इसका एक सॉल्यूशन तो रहा होगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास में एक सॉल्यूशन आ गया। हो सकता है कि यहां पे x की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन से अपन क्या करेंगे, यहां से ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आगे इस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्यूशन जो आएगा वो अपने ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ देखो ये अपन ने इसकी इक्वलिटी वाले क्वेश्चन किए हैं। एक इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर बाय चांस आपको एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी डाल दी तो देखो उसके अंदर थोड़ा सा पंगा पड़ेगा। क्या पंगा पड़ता है, जब बेस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तो पावर को रिमूव करते टाइम पे लेस देन 1 होगी, तो पावर को रिमूव करते टाइम पे अपन को इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। और अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई, तो उस वाले केस में आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। देखो एक एग्जांपल करते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा। 3 रेज़ टू पावर 37 3 रेज़ टू पावर 72 इंटू ये दे रखा आपको 1/3 की पावर x, 1/3 की पावर x इंटू 1/3 की पावर रूट x इंटू ग्रेटर देन 1। और इस इनइक्वलिटी को अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। ठीक है, यहां से x का इंटरवल भी पूछ सकता है। तो अपन सबसे पहले यही चेक करते हैं कि x की, देखो बेस क्या बन रहा है, यहां पे 3 बन रहा है, इधर 1/3 बन रहा है। अपन 3 को 1/3 में भी चेंज कर सकते हैं, 1/3 को 3 में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो ये आपका 3 की पावर 72 इंटू इसको 3 की पावर -x ऐसा लिख सकते हैं, इंटू ये भी क्या बनेगा 3 की पावर
माइनस रूट एक्स ग्रेटर देन ये आपका 1 बन जाएगा। देखो यहां से 3 की पावर ये कितना बनेगा 72 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स ग्रेटर देन, इसको मैं 3 की पावर 0 ऐसा लिख सकता हूं। देखो दोनों का बेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का बेस सेम आ रहा है, तो पावर को भी अपन क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। देखो अगर मान लो यहां पे इक्वल्स टू का साइन होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल्स टू का साइन होता तो अपन क्या करते, इसको डायरेक्टली इसके 0 के इक्वल पुट कर देते, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन 0 बन रहा है, लेस देन 0 बन रहा है, तो उस वाले केस में अपन को क्या करना होता है, ये इस बेस को चेक करना होता है। अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो साइन नॉट चेंज, साइन चेंज नहीं होगा, और अगर लेस देन 1 हुआ तो उस वाले केस में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही अपन यहां पे कर रहे हैं। देखो ये वाली कंडीशन अपन ने कहां पे यूज की थी, लॉग में। ये दोनों कंडीशन कहां पे यूज करेंगे अपन, लॉग में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों के अंदर अपन ये वाली चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहां से बेस क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 1 बन रहा है। जब अपन इनइक्वलिटी को रिमूव करेंगे, सॉरी बेस को रिमूव करेंगे, तो यहां से आपके पास में इनइक्वलिटी का साइन चेंज होके फिर चेंज नहीं होके फिर इक्वेशन बनेगी, क्योंकि बेस तो क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 1 बन रहा है। अब देखो, अब यहां से भी इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही, वही चेक करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले मैं इससे माइनस कॉमन ले लेता हूं, और जब इनइक्वलिटी को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे। एक स्टेप बढ़ाने का कोई फायदा है नहीं, मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देता हूं। तो देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 72, पहले ग्रेटर देन 0 बन रहा था, और यहां पे क्या बन जाएगा, लेस देन 0 बन जाएगा। अब देखो यहां से रूट एक्स बन रहा है, लेकिन इस वाले एक्स को भी तो मैं रूट एक्स की पावर 2 लिख सकता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर दिया। तो अगर टी पुट करेंगे तो ये आपका रूट एक्स की पावर 2 प्लस रूट एक्स माइनस का 72 लेस देन 0 बन जाएगा। यहां से अगर टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 72 लेस देन 0 बन जाएगा। ये वाली चीज आपने नोट कर ली होगी, इसको अपन इधर डिस्कस करते हैं। देखो जो इनइक्वलिटी बन रही है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो बन रहा है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस, अच्छा प्लस टी बनाना है तो 9t माइनस 8t माइनस 72, और ये लेस देन 0 हो गया। देखो एक तो फैक्टर बनेगा यहां से कॉमन लेने से t प्लस 9 बन जाएगा, और एक बनेगा t माइनस 8 लेस देन 0। दो फैक्टर बन रहे हैं, दोनों फैक्टर को आपको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। पहले कौन सा पॉइंट आएगा, माइनस का 9 और प्लस का 8। देखो कौन सा इंटरवल लेना है, लेस देन 0। जब भी आपको इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करना होता है, जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में अपन ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। देन इन फैक्टर की पावर चेक करते हैं, अगर पावर ओड आती है तो साइन ऑलवेज ऑल्टरनेटिव आएंगे। हो सकता है कि आपको इवन और ओड दोनों पावर एक साथ में दे रखी होगी, तो उस वाले केस में अपन वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। देखो पावर ओड आ रही है तो साइन ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे, प्लस माइनस एंड प्लस। कौन सा इंटरवल लेना आपको, नेगेटिव वाला। और यहां पे मैंने देखो इन एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर क्या लगाया है, ओपन सर्कल लगाया। ओपन सर्कल का मतलब क्या हुआ, यहां पे ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इक्वलिटी का साइन होता तो अपन यहां पे डार्क सर्कल का यूज करते, इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, यहां पे ओपन सर्कल का यूज कर लेंगे। देखो ये जो वैल्यू आई है वो t की वैल्यू आई है, t की वैल्यू -9 से लेके 8 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपने t किसको पुट किया था, t आपने रूट x को पुट किया था, ग्रेटर देन माइनस का 9 और लेस देन 8। अब यहां से भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपने जब स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा था तो रूट x की वैल्यू क्या बनती है, रूट x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बनता है, 0। अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव बनती है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 0 एंड 0 से ग्रेटर। अगर रूट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है तो
ये -9 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके लिखूंगा तो अपन ये बोल सकते हैं कि रूट एक्स की वैल्यू ग्रेटर, अरे -9 होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा, -8 से भी ग्रेटर होगा, लास्ट में जाके -1 भी आएगा तो उससे भी ग्रेटर ही होगा। तो अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन को इस वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। रूट एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगी एंड लेस देन 8 बन जाएगी। ठीक है, अब आपके पास में दो कंडीशन आ गई। ठीक है, एक तो अपन यहां से सॉल्यूशन निकालेंगे, एक अपन यहां से सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों कंडीशन का जो भी कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो फाइनली आपका आंसर बन जाएगा। देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं तो यहां से तो x की वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगी। यहां से अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका देखो ऐसे बनेगा, x लेस देन x स्क्वायर, x लेस देन 64। स्क्वायरिंग कर दी मैंने बोथ साइड, तो एक रूट का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा x, और ये आपका 64 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 64 से लेस देन आनी चाहिए। तो फाइनली अपन आंसर क्या बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू बनेगी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 64 और 64 के ऊपर ओपन ब्रैकेट आएगा। ये वाला आपका फाइनली आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां से अपन ने क्या चीज इंपॉर्टेंट नोट की है, देखो कि जब बेस ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, उस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और बेस की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो उस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलो देखो आगे अपन नेक्स्ट करते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ देख लिए। इस फंक्शन के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अपन फंक्शन बात करते हैं GIF, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर महत्व पूर्णांक फलन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो GIF या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर महत्व पूर्णांक फलन। देखो आपको नेम से ही इसका आइडिया लग रहा है कि वैल्यू जो बनेगी इसकी ऑलवेज क्या बनेगी, एक इंटीजर बनेगी। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। GIF को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली आपको y इक्वल्स टू ऐसे कोई फंक्शन दे रखा होगा, ग्रेटर क्लोज ब्रैकेट, या फिर बॉक्स भी अपन इसको बोलते हैं, इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं अपन। अगर क्लोज इंटरवल के अंदर आपको x की वैल्यू दे रखी है, इट मींस ये आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो कई बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये ऐसा क्लोज ब्रैकेट दे रखा होगा और आगे क्वेश्चन के अंदर ऐसे ब्रैकेट में लिख नहीं रहा होगा कि GIF के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन को जब भी इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन एज्यूम करेंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन होगा कि क्लोज ब्रैकेट जो है उसको GIF के इक्वल एज्यूम करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। तो y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू बनती है वो ऑलवेज एक इंटीजर बनेगा। इसकी वैल्यू ऑलवेज एक इंटीजर बनती है, एक पूर्णांक बनता है। एंड अपन ये बोला है कि इसकी जो वैल्यू बनेगी वो इसका हाईएस्ट इंटीजर बनेगा। हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया मैंने कि 2.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। 2.5 तक पहुंचते पहुंचते आपको सबसे ग्रेटेस्ट जो इंटीजर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 2 मिलेगा। अरे ये सोनो 2.5 से अगर अपन अबव होंगे तो उस वाले केस में 3 आएगा, लेकिन आपकी डेफिनेशन तो क्या थी, 2.5 तक पहुंचते पहुंचते आपको सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब 2.5 का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना, महत्व पूर्णांक फलन फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। इट मींस अपन यहां से नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अपन ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होती है x-1 और लेस देन इक्वल टू होती है x। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, x एंड x से तो लेस देन होगी और x-1 से ग्रेटर होगी। कैसे, देखो अगर मैं 2.5 की बात करता हूं, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। ये तो आपका x रहा होगा और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू इससे पहले आ रही होगी। देखो ये
x माइनस वन से लेस देन x माइनस वन करेंगे तो कितना बनेगा 1.5 से क्या आ रही है, ग्रेटरी तो आ रही होगी, ठीक है। तो यहां से 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन गया, 2 बन गया। अगर मैं यहां पे बात करता हूं 2.7 की बात करता हूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। और देखो अगर मैं 999 की बात करता हूं तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। 2 ही क्यों बनेगा, देखो अगर आप बोलोगे सर 2.99 के जो जस्ट क्लोज वाला जो इंटीजर बनेगा वो आपका 3 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रख दिया, इट मींस वो वाली वैल्यू क्या होगी, x से तो ग्रेटर हो गई। आपने क्या बोला है डेफिनेशन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू उससे एग्जैक्टली x के इक्वल हो सकती है, कभी भी उससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती। इट मींस 2.99 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा इससे पहले वाला ही इंटीजर बनेगा, 2 ही बनेगा, कभी भी 3 नहीं हो सकता है। तो यहां पे 2 बन रहा है। देखो अगर मैं इस वैल्यू को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 बना देता हूं, ये तो आपका क्या बन गया, इंटीजर बन गया। अरे इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या बनेगा, वही वाला इंटीजर बन जाएगा। तो यहां से ये आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 की वैल्यू क्या पुट कर दी, 3 पुट कर दी। तो अपन यहां से एक चीज और नोट कर सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i ये इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये वही वाला इंटीजर बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी जब भी आपको इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो वो भी आपका क्या बनेगा, i बनेगा। अब देखो यहां से अगर अपन बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, देखो अगर अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं तो यहां पे -1 आया होगा, यहां पे 0 बना होगा और इधर -2 बना होगा, ठीक है। अब -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2 किधर आएगा, ये इधर बन जाएगा -1.2, ठीक है। अब इसके जस्ट पास वाला इंटीजर तो कौन सा बनेगा, या तो -1 बनेगा या फिर -2 बनेगा। आपको ये आइडिया लग गया कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक इसकी वैल्यू होगी, या तो -1 बनेगा या फिर -2 बनेगा। लेकिन जब मैं -1.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर तो कभी नहीं हो सकती। मतलब क्या हुआ कि -1.2 ग्रेटर होगा या फिर -1, बिल्कुल -1 क्या होता है, -1.2 से ग्रेटर होता है। इट मींस अगर आपने इक्वल्स टू -1 लगा दिया तो ये वाली जो वैल्यू है -1, ये तो -1.2 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। लेकिन आपने डेफिनेशन में क्या यूज किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन इससे पहले वाला इंटीजर कौन सा आएगा, देखो -1.2 से पहले वाला इंटीजर कौन सा आ गया, -2 आ गया। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, -2 हो गया। देखो ऐसे ही अगर मान लिया नंबर लाइन के ऊपर मैं प्लॉट करता हूं, यहां पे -7.99 -7.1 1.6 4.999 4.01 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने फाइंड आउट करना है। -7.99 से पहले वाला इंटीजर कौन सा आएगा, पहले वाला इसका इंटीजर बनेगा -8। -7 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे पहले वाला इंटीजर कौन सा आएगा, -8 ही आएगा। देखो -7.1 इधर शिफ्ट होगा, -7 के लिए आपको आगे मूव करना पड़ेगा, तो वो तो ग्रेटर हो गया। 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले वाला इंटीजर क्या बनेगा, +1 बनेगा। 4.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 4 ही तो बनेगा। अरे 5, बिल्कुल अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 5 के पास में आ रही है, बिल्कुल। लेकिन 5 तो क्या हो गया, 4.99 से ग्रेटर हो गया। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 4। 4.01 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 4 ही बनेगा, ठीक है। ये अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अपन कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इसका अपन ग्राफ भी देखेंगे आगे। हाँ, यहां से अपन एक चीज और क्लियर करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 4.99999 अप टू इंफिनिटी, 4.999 अप टू इंफिनिटी, और एक मैंने यहां पे लिख दिया 4.999 और 9, ठीक है। ये आपको दो वैल्यूज दे रखी है, एक तो 4.99 अप टू इंफिनिटी तक, और एक दे रखा है 4.999 अप टू 99, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। बहुत सारे बच्चों को तो देखने से ये लग रहा होगा कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है, तो हमारे लिए आंसर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होगा, 4 ही आएगा। लेकिन देखो इन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। एक तो वैल्यू क्या हो रही है, 4.999 अप टू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब ये वाली जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 4.99 नहीं है, क्योंकि 9 आपको पता नहीं कि कितने टाइम आएगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको
देखो अगर अपन बात करते हैं पॉइंट के बाद की, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम 9 आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम 9, इनफाइनाइट टाइम 9 हो गया। लेकिन यहां पे जो है, यहां पे क्या आ रहा है, फाइनाइट टाइम आ रहा है, फाइनाइट टाइम 9 आ रहा है। देखो आप बोलोगे सर कितने टाइम आ रहा है, मैंने बोल दिया कि 10 की पावर 1 0 0 0 0 0 इतने टाइम आ रहा है। लेकिन हुआ तो क्या, हुआ तो फाइनाइट ही। अरे वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, अगर फाइनाइट है उसको अपन काउंटेबल तो कर ही सकते हैं, काउंट तो कर ही सकते हैं। लेकिन डॉट डॉट का मीनिंग तो क्या हुआ, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहां पे जो आ रहा है वो 9 इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो एग्जैक्टली वैल्यू अपन इसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे अपन ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 4.99.99 जो होगा वो पॉइंट के बाद में फाइनाइट 9 आ रहे होंगे। अगर फाइनाइट 9 आ रहे होंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या बनेगी, ऑलवेज लेस देन 5 बनेगी। और अगर ऑलवेज लेस देन 5 बन रही है तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, GI ऑफ 4.99 वो इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। लेकिन 4.99 की वैल्यू लेस देन 5 होगी या फिर नहीं होगी अपन को कोई आइडिया नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपने देखो 10th के अंदर देखा होगा, फर्स्ट नंबर सिस्टम के अंदर अपन कैसे इसकी वैल्यू को फाइनाइट के अंदर चेंज करते हैं। आपने ऐसे किया होगा कि x इक्वल्स टू 4.999 अप टू इंफिनिटी। जब एक पॉइंट से पहले एक ही पॉइंट आता है, एक ही नंबर आता है, उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉइंट से पहले दो नंबर आएंगे उसको अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10x बनेगा, ये इक्वल्स टू 49.9999। अब देखो एक पॉइंट इधर शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी सर पॉइंट के बाद में कितने टोटल नंबर ऑफ 9 है, आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि पॉइंट के बाद में कितने 9 है, बिल्कुल इन्फिनिटी। अब अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला इन्फिनिटी, ये वाला इन्फिनिटी है, मतलब वो इक्वल ही रहे होंगे। आपको इन्फिनिटी के बारे में पता ही नहीं है तो अपन तो इक्वल ही मान के चलेंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। यहां से 2 माइनस ये 1 बन गया। ठीक है, देखो दोनों को अगर माइनस करेंगे 10x माइनस x इक्वल्स टू 49 में से आपने 4 को माइनस किया, पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट 9 थे, वो तो आपका क्या बन जाएगा, 0 ही बन गया होगा। तो यहां से आपका ये 45, तो 9x इक्वल्स टू आपका 45 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू ये आपकी 5 हो गई। देखो अपन ने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि 4.999 अप टू इंफिनिटी जो होगा वो एग्जैक्टली 5 के इक्वल बनेगा। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 के इक्वल ही होगा, और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू 5 बन जाएगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या था वहां पे, 4 ही था, जो कि रॉन्ग आंसर था। ठीक है, ये अपन ने क्या किया है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओनली थोड़ा सा डिफाइन किया है, इसके ऊपर आगे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, वो अपन सब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।